नमस्कार, मैं रविश कुमार। मेरे ख्याल से सरकार को अब कानून ही बना देना चाहिए कि हर आदमी दिन के 2 घंटे कम से कम हिंदू मुसलमान टॉपिक पर बहस करेगा, चाहे जहां भी हो, या 2 घंटे टीवी पर बहस देखेगा। आप कहीं भी हो, हिंदू मुसलमान टॉपिक पर बहस जरूर करें। इसके बड़े फायदे हैं। हिंदू मुसलमान टॉपिक पर बहस करने से ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, ट्रेन टाइम पर चलने लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट वालों की नौकरी परमानेंट हो जाएगी, स्कूलों की फीस तो इतनी सस्ती हो जाएगी कि लोग बढ़ाने के लिए आंदोलन करेंगे, बिल्डर भी टाइम से पहले फ्लैट दे दिया करेंगे। सारे दुखों का एक ही इलाज, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। यह नया नारा होना चाहिए देश की मीडिया में। ये कमल दीदी हैं आपकी स्क्रीन पर, जो पहलू खान की हत्या के आरोप में बंद युवकों से मिलने अलवर पहुंची। कमल दीदी ने हत्या के आरोपियों को आज के भगत सिंह और सुखदेव और आजाद कहा है। मुझे पूरा यकीन है कि कोई शहीद का अपमान कर दे तो कमल दीदी उसे माफ नहीं करेंगी, लेकिन एक आरोपी को शहीद भगत सिंह और सुखदेव और आजाद से तुलना कर उन्होंने किसका कद बढ़ाया है, किसका अपमान किया है, ये आप लोग डिसाइड कीजिए। ऐसे तो अब भगत सिंह को भी पूछना पड़ जाएगा कि मैं ही हूं या कोई और भगत सिंह हो चुका है। दीदी तमाम गौ भक्तों को लेकर आंदोलन करने वाली हैं और मोदी जी से भी उम्मीद करती हैं। वैसे जो आरोपी है उसे आरोपी ही समझना चाहिए, सजा याफ्ता नहीं। ये फर्क बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ जिसकी हत्या हुई है उसका साथ देने की जगह मेव नेता भाग गए हैं मैदान छोड़कर। जब कोई नहीं आया तो सद्दाम हुसैन जैसे नवयुवकों ने ही मेवात युवा संगठन बना लिया। पहलू खान की हत्या के मामले में इंसाफ के लिए जंतर मंतर से लेकर जयपुर तक में धरना दे चुके हैं ये नौजवान। इनका कोई भी नेता नहीं, इनके आंदोलन में कोई बड़ी पार्टी का नेता नहीं। सब डर के मारे कहीं गायब हो जाते हैं कि कहीं हिंदू मुसलमान में हिंदुओं से नुकसान ना हो जाए। अलवर में शांति मार्च निकाल चुके हैं ये। 21 मार्च को भी धरना देने वाले हैं ये नौजवान। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 10,000 पद खाली। अगर हम टीवी पर हिंदू मुसलमान टॉपिक पर डिबेट की मात्रा बढ़ा दें तो यह पूछने की जरूरत भी नहीं रहेगी कि इतने पद खाली हैं तो पढ़ाई कैसे हो रही थी। इनके ना भरे जाने से बेरोजगारी का क्या हाल होता होगा। मुझे पता है कि मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन आपको हैरानी नहीं होती कि हर दूसरे दिन टीवी पर हिंदू मुसलमान टॉपिक कहां से आ जाते हैं और इससे आपके बच्चों का फायदा क्या होता है। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 10,039 पद खाली हैं। गैर शिक्षण स्टाफ के लिए 14,144 पद खाली हैं। नवोदय विद्यालयों में भी शिक्षकों के 2,000 से अधिक पद खाली हैं। यही नहीं, केंद्रीय विद्यालयों में प्रिंसिपल के 200 पद खाली हैं। डिप्टी प्रिंसिपल के भी 113 पद खाली है। अब आप किसी से पूछिएगा तो वह प्रिंसिपल ऐप बना देगा कि ऐप है तो फिर प्रिंसिपल की जरूरत क्या है। यह सूचना वैसे पीटीआई की है, जिसे कई अखबारों ने छापा है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों से पूछा है कि आपके यहां पुलिसकर्मियों के 4 लाख से अधिक पद खाली कैसे हैं, जल्दी बताइए कि इन्हें आप भरिएगा कैसे। यूपी में 1.5 लाख से अधिक पुलिसकर्मी भर्ती हो सकते हैं नौजवानों को अगर हिंदू मुसलमान टॉपिक से फुर्सत मिले तो। बिहार में 34,000 के करीब। स्कूलों पर जन सुनवाई जारी है। मिलेनियम इंटरनेशनल ग्लोबल नाम वाले गली गली में खुले इन स्कूलों से बच जाइएगा। इन स्कूलों में फीस वृद्धि नहीं, फांसी वृद्धि होती है। ये सब मैं अभिभावकों द्वारा भेजे गए हजारों ईमेल पढ़ने के बाद बता रहा हूं कि ये मिलेनियम ग्लोबल स्कूल जो खुल गए हैं वो होते लोकल हैं। आज तमाम ईमेल पढ़ते हुए स्कूलों के कुछ और नए कारनामे पता चले हैं, जिनकी सूची आपको इस जन सुनवाई में पेश कर रहा हूं। गुड़गांव का एक स्कूल है जो हर साल 350 रुपए की डिक्शनरी अनिवार्य रूप से देता ही है और लेना ही पड़ता है। उड़ीसा का एक स्कूल री एडमिशन की कोई रसीद नहीं देता, यानी काला धन बनाता है। सारे स्कूलों में, कई स्कूलों में ऐसी खबरें आई हैं। रुड़की का एक स्कूल सभी बच्चों से कहता है कि हर दिन हैंड सैनिटाइजर लेकर आना होगा और साथ में तौलिया भी। मथुरा के एक स्कूल में ई सर्विस के नाम पर साल में 550 रुपए लिए जाते हैं। 2 बच्चे हैं तो 1100 रुपए ईमेल और एसएमएस की सर्विस के लिए। खेतरी नगर राजस्थान का एक स्कूल डायरी के लिए 700 रुपए ले रहा है। बताइए, जैसे 700 रुपए की कोई बकत ना हो। अलीगढ़ के स्कूल ने कैश में फीस लेने से क्रांतिकारी फैसला लिया है, मगर पेरेंट्स से 4 तिमाही के एडवांस चेक भी ले लिया। यह भी कमाल देखिए। गुड़गांव के एक स्कूल ने 40% और लखनऊ के एक स्कूल ने 60% फीस बढ़ा दी है। लुधियाना के एक स्कूल में उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की बाढ़, नेपाल के भूकंप के वक्त छात्रों से 300 से लेकर 500 रुपए लिए गए। छात्रों को चंदे की कोई रसीद नहीं दी गई। अहमदाबाद का एक स्कूल एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पर फीस लेता है, मगर उसके पास प्ले ग्राउंड भी नहीं है। ये सब दर्शकों के भेजे हुए ईमेल से पता चला है। उनके अनुभवों का ये दस्तावेज है। हमने स्कूल से चेक नहीं किया। इन सब के पास रटा रटाया जवाब होता है स्कूल वालों के पास। हर दल के नेताओं के स्कूलों से शिकायत आई है, यह भी मुझे पता चल गया। एक बात समझनी होगी, स्कूलों को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है,
फीस वाजिब तरीके से भी बढ़ाए जा सकते हैं, मगर 60% से लेकर 100% फीस की वृद्धि की बात समझ में नहीं आती। झारखंड से ईमेल आया है कि वहां डीएवी के कोई 7 स्कूल हैं, वहां 100% फीस की वृद्धि हुई है। ईमेल आया है, मतलब ईमेल की बात बता रहा हूं, स्कूल से हमने चेक नहीं किया है। मां बाप की कमाई इतनी तो नहीं बढ़ती है। दिल्ली, मुंबई या अन्य शहरों के प्रतिष्ठित स्कूलों की फीस तो समझ में आती है, मगर मैंने जो ईमेल पढ़े हैं उसके आधार पर कह सकता हूं कि गरीब और दूर दराज इलाकों में भी वही हाल है, उसी मात्रा में फीस वृद्धि हो रही है। ये जुल्म है। जो बड़े शहरों के बड़े स्कूल में हो तो बात समझ में भी आती है। यूपी का सोनभद्र का एक गरीब इलाका है रेणुकूट, अब यहां के किसी स्कूल में वहां पे भी 8,000 रुपए किसी ने ईमेल भेजा है कि फीस लग रही है। महाराष्ट्र का नंदुरबार अनुसूचित जनजाति का एक इलाका है, गरीब ही इलाका है, सामान्य इलाका, लेकिन यहां के एक स्कूल में 40% की वृद्धि हुई है। ये नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सिर्फ नक्सल समस्या नहीं है, वहां भी स्कूलों में इस तरह की लूट चल रही है। लोग ईमेल कर रहे हैं। कोरबा, जगदलपुर और कांकेर तक से ईमेल आए हैं। वैसे नवी मुंबई के एक अभिभावक ने लिखा है कि केजी क्लास के बच्चे की फीस के लिए बैंक से पर्सनल लोन लिया है उन्होंने। हमारी इस जन सुनवाई से लगा कि लोगों के ईमान जाग रहे हैं। जिस तरह से एक जूते के वितरक ने का ईमान जागा, उसी तरह से पंजाब से एक बैंक कर्मचारी का ईमान जागा है और उन्होंने हमें सूचना दी है कि उनके बैंक में कुछ प्राइवेट स्कूल के अकाउंट हैं। स्कूल अपने करंट अकाउंट से टीचर के खाते में 15,200 रुपए जमा करते हैं। साथ ही साथ उन्हीं शिक्षकों के साइन किए हुए चेक भी लेकर मैनेजर आ जाता है और 15,000 रुपए निकालकर चला जाता है। फिर स्कूल 4,000 या 5,000 रुपए नगद देकर सैलरी दे देता है। जो आवाज उठाता है उसे कहा जाता है कि आप नौकरी छोड़ दो। गजब। मेरी राय में तो इस साल शिक्षक दिवस मनाना ही नहीं चाहिए। गुलाम की तरह आपके शिक्षकों के साथ व्यवहार हो रहा है, यह शर्मनाक है। और हम शिक्षक दिवस के मौके पर लेक्चर देते हैं दुनिया भर के कि हमारे मास्टर लोग गुरु हैं, भगवान है, पता नहीं क्या क्या है। हैरानी की एक और बात है, बहुत कम शिक्षकों ने ईमेल किया है इस तरह के रहस्योद्घाटन वाले। जो भी मेल आए हैं सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के मेल आए हैं, उनके पत्रों को पढ़कर यही लगा कि उस खराब सिस्टम में भी कोई जिंदा है। तमाम ईमेल को पढ़ते हुए देश के सैकड़ों स्कूलों के भीतर क्या क्या हो रहा है जान गया हूं। इतना तो पूरी जिंदगी लगा देता तो भी नहीं जान पाता कि क्या हो रहा है और कैसे लूट मची है। आप दर्शकों का शुक्रिया। वैसे कुछ अभिभावकों की अंग्रेजी बहुत खराब है। भाषा कोई भी हो, भाषा अच्छी होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि शादी होने के बाद और दहेज लेने के बाद पिछले 10-15 सालों से आपने एक ढंग की किताब भी नहीं पढ़ी है। ये कुछ लोगों के लिए बात है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मुझे कहना चाहिए। मैं किसी की पहचान उजागर नहीं करूंगा, किसी को हाथ न लगे इसलिए ईमेल भी डिलीट हो गया है। ये तस्वीर मुंबई की है। वहां के आजाद मैदान में कुछ अभिभावकों ने सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की है। इनका कहना है कि मुंबई के 7 स्कूलों ने बिना अभिभावकों की सहमति के फीस बढ़ा दी। महाराष्ट्र स्कूल फीस रेगुलेशन एक्ट का यह उल्लंघन होता है। 18 अप्रैल के मिड डे में अखबार में और मुंबई के कई अखबारों में भी महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े जी का बयान छपा है कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले स्कूल राज्य सरकार के तहत नहीं आते, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के तहत आते हैं, तो अभिभावक हमें क्यों फीस बढ़ने का दोषी मान रहे हैं। उनका यह बयान तमाम अखबारों में छपा है, हमने वहीं से लिया है। इसी तरह राजस्थान के झालावाड़ के अकलेरा में अभिभावकों ने जिला प्रशासन को स्कूलों की मनमानी के खिलाफ ज्ञापन दिया है। देश के कई जिलाधिकारियों के पास ऐसे ज्ञापन पहुंचे हैं, जिससे पता चलता है कि स्थिति कितनी चिंताजनक है। गुजरात के कानून की बात हो रही है, मगर वहां से कई ईमेल आए हैं जिनसे पता चल रहा है कि अधिकतम सीमा तय करने के बाद भी स्कूल उससे अधिक फीस ले रहे हैं। अभिभावकों को चुनौती दे रहे हैं, जो करना है कर लो। लुधियाना में भी कुछ माता पिता ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, उनका भी ईमेल आया है। झारखंड के बोकारो से आया यह पर्चा बताता है कि वहां स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जूता चप्पल रैली निकाली गई है। किसी रैली का ऐसा नाम पहली बार सुन रहा हूं, जूता चप्पल रैली। जल्दी ही लोग टाई बेल्ट रैली निकालेंगे। एक छात्र ने ईमेल किया है कि स्कूल ने उससे 2 साल तक जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आईआईटी वाला होता है और नीट जो मेडिकल वाला होता है, उसकी तैयारी के लिए 3,000 रुपए प्रति माह उसे लिए गए एक्स्ट्रा क्लास के लिए, जबकि वो ना इंजीनियर बनना चाहता था ना डॉक्टर बनना चाहता था, मगर स्कूल की ऐसी एक तरह से दादागिरी थी कि उसे 2 साल के 60,000 रुपए देने ही पड़े। जाहिर है स्कूलों में अनुशासन के नाम पर कहीं एक रंग का बैग खरीदने के लिए थोपा जा रहा है, तो कहीं सबसे एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। और शिक्षकों के साथ जो चेक देकर और पैसा कम निकाला जा रहा है, इस पे तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री को तो निश्चित रूप से 1 घंटे के भीतर ऐसा कोई तरीका निकालना चाहिए कि कोई कुछ भी कर ले, स्कूल में बिना नगद का कोई भुगतान ही ना हो पाए।
मतलब वो कैशलेस वाला जो वो कहते हैं, अगर उससे भ्रष्टाचार दूर होता है तो। इस बीच सीबीएसई ने 13 स्कूलों को नोटिस जारी किया है। डीपीएस भोपाल, पिलर्स पब्लिक स्कूल गोरखपुर, असल में दिल्ली के भी स्कूल के नाम है लेकिन मैं बाहर वाला पढ़ रहा हूं ताकि आपको रेंज पता चले। रजनी पब्लिक स्कूल बुलंदशहर, बाल निकेतन जूनियर हाई स्कूल, सर सैयद पब्लिक स्कूल, ये वाराणसी के 2 स्कूल हैं। दिल्ली के भी 2 स्कूल है, डीपीएस आरकेपुरम, डीपीएस मथुरा रोड। इन सब के खिलाफ अलग अलग कारणों से शिकायतें हैं, उसका डिटेल मैं यहां नहीं दे रहा हूं, उसकी वेबसाइट पर है। सीबीएसई ने फिर से एडवाइजरी में दोहराया कि स्कूल किताब, नोटबुक, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म नहीं बेचेंगे और बोर्ड के नियमों का पालन करेंगे। स्कूल बिजनेस नहीं है बल्कि ये समाज सेवा है। सभी स्कूलों से कहा गया है कि वे एनसीईआरटी या सीबीएसई की ही किताबों का इस्तेमाल करें, अलग से किताब खरीदने के लिए मजबूर ना करें। अभिभावकों पर अलग से किताब खरीदने का दबाव ना बनाएं। इस तरह के निर्देश तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने भी जारी किए हैं, लेकिन फिर भी वहां लोग घूम रहे हैं पर्चा ज्ञापन लेकर और जिलाधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं। अब सवाल है कि जिन्हें बाध्य किया गया है अधिक दाम पर चीजें खरीदने के लिए, क्या सीबीएसई के इस निर्देश के बाद उनके पैसे वापस हो जाएंगे? जिन्हें 800, सोचिए तिनसुकिया असम से मेल आया है कि 800 रुपए की यूनिफॉर्म जो है वो हमें 1700 रुपए में खरीदनी पड़ी, तो क्या उनके 900 वापस होंगे? जिन्होंने 800 के जूते की जगह 2000 के जूते या 3000 के जूते खरीदे हैं, क्या उन्हें पैसा वापस होगा? क्या सीबीएसई के पास सभी स्कूलों की निगरानी करने का कोई तंत्र भी है, या हम सिर्फ सीबीएसई ने निर्देश जारी किया तो उसी में हैबत में आ जाते हैं गरीब आप कुछ बड़का भारी इस देश में हो गया है? प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। अनुभा सहाय जी हैं, आप सदस्य हैं ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के। जयंत जैन जी हैं, आप सदस्य हैं फोरम फॉर फेयरनेस इन एजुकेशन। जयंत जैन जी, आप हमें बताएं जरा सा कि आज आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन दिया उसकी एक संक्षिप्त सूचना तो हमने दर्शकों को दी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा हुआ है कि वहां के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि सीबीएसई से जुड़े जितने स्कूल हैं उनका मामला केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के तहत आता है, अगर मीडिया ने ठीक छापा है उनके बयान को। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का जो एग्जामिनेशन रेगुलेशन फी एक्ट है वो क्या वहां महाराष्ट्र में चल रहे सीबीएसई के तहत चलने वाले स्कूलों पर लागू नहीं होता है? देखिए, जहां तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो फी रेगुलेशन एक्ट है वो सभी के लिए लागू है। एक्ट में क्लियर लिखा गया है कि कोई भी बोर्ड की स्कूल हो, सीबीएसई हो, आईसी हो या इंटरनेशनल बोर्ड हो, ये एक्ट सभी के लिए लागू है। वो एक्ट आपने ठीक से पढ़ा है? वो आपने हाँ जी, मैंने ठीक से, हाँ जी, एकदम ठीक से पढ़ा है। हाँ, एकदम ठीक से पढ़ा है। उस पर क्लियर लिखा गया है कि कोई भी बोर्ड की स्कूल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड, ये एक्ट सभी के लिए लागू है। अब ये एजुकेशन मिनिस्टर जब ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने किसी पेरेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं। उनके पास जब पेरेंट्स गए थे तो उनसे ऐसी बात कर रहे तो गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि प्री प्राइमरी जो है वो भी कि हमारे अंडर नहीं आता है, तो किसके अंडर आता है? एक्ट में लिखा हुआ है कि प्री प्राइमरी सभी को लागू है, और वो इवन एक्ट में भी उसका प्रोविजन दिया हुआ है, लेकिन अभी तक प्री प्राइमरी को किसी ने रेगुलेट नहीं किया, सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया है। मींस यहाँ पे है कि महाराष्ट्र में एक्ट सभी है, सभी यहाँ पे रूल्स बने हुए हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के नाम पे जीरो है। 1987 में प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी एक्ट आया था, आज 30 साल हो गए, 30 साल में एक कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की गई है। क्या बात इसका मतलब कि जैन जी कहीं आप देखिए तथ्यों, मैं तथ्य नहीं चेक कर रहा हूं, जो अभिभावक लिख रहे हैं, जो आप लोग बोल रहे हैं उसी पे विश्वास कर रहा हूं कि 30 साल में कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की गई कैपिटेशन फीस यानी डोनेशन के खिलाफ। एक कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की गई है। ये हमने आरटीआई भी किया था, हमें पता चला कि कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की गई है। इसका मतलब ये है कि जो महाराष्ट्र की कोई भी स्कूल है वो डोनेशन नहीं ले रही है। इतनी गलत बात उसमें ये कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता क्यों एक्शन नहीं लिया। अभी तक उसके रूल्स नहीं बने हैं, 1987 से लगा के अभी तक रूल्स नहीं बनाए उसके, तो एक्शन क्या लेंगे? आज पुलिस के पास हम जाते हैं एफआईआर फाइल करने के लिए, तो पुलिस एफआईआर फाइल नहीं करती है, वो कहते हैं कि हमारे पास तो कोई रूल्स नहीं है। तो ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मिली भगत है, जो लोगों को लूटा जा रहा है यहाँ पे, और ये पॉलिटिकल और जो बिल्डर की लॉबी है जो ये स्कूल्स और जो कॉलेजेस चलाती है, तो कहीं न कहीं इनके ऊपर एक्शन नहीं होती है। हम तो इतने 23 साल से मैं ये फाइट कर रहा हूं, लेकिन आज तक मैंने देखा है कि कोई रूल्स जो फॉलो नहीं किए जाते। सभी स्कूल्स डोनेशन ले रहे, हजारों रुपए पेरेंट्स निकलवाते। देखिए, फीस एक रहती है ट्यूशन फी, लेकिन ट्यूशन फी को छोड़ के बुक्स यूनिफॉर्म्स के 30-40 हजार रुपए निकाल लेते, जो फीस से ज्यादा रहते। लेकिन आज तक हाईकोर्ट का ऑर्डर, हम खुद फोरम फॉर फेयरनेस इन एजुकेशन 2003 में हाईकोर्ट में गए थे। हाईकोर्ट ने क्लियर ऑर्डर दिया हुआ है कि आप ये सब यूनिफॉर्म बुक्स वगैरह नहीं बेच सकते, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने आज तक एक स्कूल के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिए है।
जहां की 30-40 हजार रुपए बुक्स और यूनिफॉर्म, स्टेशनरी आइटम, जूते, फिर कराटे, इसके कभी किसी किट स्कूल वगैरह की बेचते हैं। मान्यता रद्द हुई है महाराष्ट्र में ही? वहां के स्कूलों में कोई मान्यता रद्द हुई है किसी की कि आप इस तरह की? नहीं रवीश जी, ये सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं, विनंती करते हैं कि आप ये मत कीजिए। उनके आप लेटर देखेंगे तो हंसेंगे कि उनको विनंती की जाती है कि आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो एक्शन हम लेंगे। लेकिन आज तक एक स्कूल की मान्यता रद्द नहीं हुई है। मान्यता रद्द करने की क्यों बात करते हैं? इनके पास देखिए प्रोविजन और भी है कि वह एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। हाँ। वो नहीं करेंगे। मान्यता रद्द करेंगे तो पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं, मान्यता मत रद्द कीजिए, क्योंकि उनके बच्चे कहां जाएंगे। तो वो हमेशा धमकी देंगे कि हम मान्यता रद्द करेंगे, लेकिन मान्यता रद्द होती नहीं है। उनके पास दूसरे प्रोविजन है, वो यूज नहीं करेंगे, एफआईआर फाइल नहीं करेंगे, उनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, उनको जेल नहीं होगी, लेकिन धमकी यही देंगे कि हम मान्यता रद्द करेंगे तो बच्चे कहां जाएंगे। ठीक है, अनुभा सहाय जी आ गई हैं। पहले यहाँ दिल्ली से, जब दिल्ली आई हुई थी, दिल्ली के स्टूडियो में थी। आप ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन की सदस्य हैं। अनुभा जी, थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में अभी देखिए जितनी शिकायतें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल सीबीएसई के तहत चलते हैं उन्हीं में ये इस तरह की चीज़ें हैं। पर थोड़ा आप मुझे बताएंगे कि देश भर में क्या राज्यों के बोर्ड के तहत भी प्राइवेट स्कूल चलते हैं, या जितने भी ये प्राइवेट जिन्हें हम समझते हैं वो सिर्फ सीबीएसई के तहत ही चलते हैं? इसमें मैं थोड़ी स्पष्टता चाहता हूं आपसे। हाँ रवीश जी, एक बताना चाहूंगी कि स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और इंटरनेशनल बोर्ड, आईजीसीएसई बोर्ड, ये और भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं, कैम्ब्रिज बोर्ड है, ये सारे जो बोर्ड्स हैं हर स्टेट में पूरा ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं आज की डेट में। महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह आप देखेंगे तो आईसीएसई, सीबीएसई, ये सारे बोर्ड्स हैं और स्टेट बोर्ड भी हैं। जो सीबीएसई स्कूल्स को सीबीएसई के रूल्स लागू होते हैं। जहां जितने भी स्कूल्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि सीबीएसई स्कूल्स जो हैं वहां पर एक स्कूल मैनेजमेंट कमिटी होगी। स्कूल मैनेजिंग कमिटी जो होगी वही फी प्रपोज करती है इन सीबीएसई स्कूल्स में। नहीं, मेरा एक सवाल है बुनियादी कि क्या जैसे बिहार बोर्ड हुआ, यूपी बोर्ड हुआ, महाराष्ट्र बोर्ड हुआ या मध्य प्रदेश बोर्ड हुआ, राज्यों के अपने बोर्ड, ये लोग भी, इनके तहत भी प्राइवेट स्कूल खुलते हैं क्या? बिल्कुल खुलते हैं, बिल्कुल खुलते हैं। जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं वो भी प्राइवेट होते हैं। और उनके यहाँ भी इस तरह के जो समस्याओं पर हम बात कर रहे हैं पिछले बुधवार से, यही तरह की समस्याएं हैं उन स्कूलों में भी? मैम, उन स्कूलों में भी इसी तरह की समस्या आती है। और स्टेट बोर्ड में भी बहुत से एडेड स्कूल भी होते हैं जहाँ पे टोटली जो एजुकेशन फ्री होता है। बट हमारे पास ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं कि एडेड स्कूल वाले भी पैसा ले रहे हैं पेरेंट्स से। ये मैं आपसे अभी जो जैन झा साहब कह रहे थे कि महाराष्ट्र फी रेगुलेशन एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि शिकायत मिले तो वो प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकते हैं, जो स्कूल का पूरा ऑडिट कर सकता है, देख सकता है कि ये मुनाफा है या नहीं, फीस बढ़ाना या दुकान का। तो क्या ये सचमुच, मतलब सारे नेताओं के तो स्कूल हैं उधर, तो पार्टी का नाम लेने से क्या फायदा? मतलब जनता को भी पता है और जनता भी उन्हीं पार्टियों पर फिदा है, तो जनता को भी बताने से कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं, हाँ उसको पता है जनता को कि ये उसी पार्टी के नेता का स्कूल है, वही पार्टी लोग भड़काए हुए हैं, कभी इस मुद्दे पे कभी उस मुद्दे पे, सारे लोग हर पार्टी का, लेकिन वो जाके उनको दीवाने की तरह उनको वोट करते हैं और कभी ये फीस के मामले को वो उस तरह से चेक नहीं करते हैं। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये सचमुच है, इसमें विश्वास करना चाहिए कि इन स्कूलों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हुआ जैसा जैन जी कह रहे हैं? जैन सर ने जो बताया वो बिल्कुल सही है। ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट एक्ट है महाराष्ट्र में, कई सालों से है, 30 ईयर से ज्यादा हो गए, बट आज तक उस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। पेरेंट्स ने जितनी भी कंप्लेंट करी हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स हम लोगों ने खुद की है कि एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाए इन स्कूल्स में जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स, आईसीएसई बोर्ड के रूल्स, सीबीएसई बोर्ड के रूल्स, राइट टू एजुकेशन एक्ट के रूल्स जो स्कूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, इनके ऊपर अपॉइंटमेंट आप अपॉइंट करिए एडमिनिस्ट्रेटर। बट हमको जवाब ये मिलता है कि हमारे पास मैन फोर्स नहीं है, हमारे पास कमी है, हमारे पास ऑफिसर्स नहीं है जो इन स्कूल्स के ऊपर निगरानी रखें। जो कि ये बात सही भी हो सकती है, ये बात सही भी हो सकती है, क्योंकि मैंने ये सवाल पूछा था सीबीएसई के सिलसिले में भी कि सीबीएसई के जितने भी स्कूल हैं, मुझे ठीक संख्या नहीं मालूम, अखबारों में लिखा 18,000 स्कूल हैं शायद, जितने भी हैं, उन स्कूलों की निगरानी करने के लिए सीबीएसई के पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या तंत्र है? कोई ऐसा कोई तंत्र तो है नहीं। तो वो जरूर जिलाधिकारियों पर निर्भर करती होगी सीबीएसई जैसी संस्था, या किसी और अपनी बनाई हुई संस्था पे करती होगी। उसके पास ऐसा कोई फ्लाइंग स्क्वाड जैसी कोई टीम होती है क्या?
उनकी टीम होती है जो इनको एफिलिएशन देती है। हाँ। प्रोविजनल एफिलिएशन दिया जाता है इन स्कूल्स को, इनिशियली 3 इयर्स के लिए दिया जाता है। फिर अगर ये एफिलिएशन के जितने भी रूल्स हैं, बायलॉज हैं, इनको अगर फॉलो करते हैं तो इनकी इंस्पेक्शन टीम वहां जाके इंस्पेक्शन करती है, इनके सारे रिकॉर्ड्स चेक करती है, देखती है कि ये स्टेट लॉज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, राइट टू एजुकेशन एक्ट को फॉलो हो रहा है या नहीं, और फीस जो है वो सही तरीके से ली जा रही है या नहीं, प्रॉफिट तो नहीं कमा रहे हैं। ये सब इंस्पेक्शन करके इनका जो प्रोविजनल एफिलिएशन को एक्सटेंड किया जाता है। पर ये बताइए कि तो क्या ये सीबीएसई ने भी, हाँ। जब से आप इस तरह के आंदोलन में आप आई हैं, क्या सीबीएसई ने भी कभी किसी स्कूल की मान्यता रद्द की है? अंदाजन, अगर हम सही ना भी। हाँ? हमारे पास जितनी कंप्लेंट्स आई हैं, हाँ। हम जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, मैं तो उस पर नहीं जाना चाहूंगी, जहां सीबीएसई लिखता है कि हमने इतने स्कूल्स का एफिलिएशन कैंसिल किया, और उनके वेबसाइट में भी लिस्ट अवेलेबल है जिनकी एफिलिएशन कैंसिल की गई है। अच्छा, बट हाँ। हमारी जितनी कंप्लेंट्स गई हैं उसमें अभी तक एक भी स्कूल की एफिलिएशन कैंसिल नहीं हुई है, बस शो कॉज नोटिस इशू किया गया है कि आप ये रूल्स फॉलो करें। बहुत से स्कूल, और भी मेरे पास एक कंप्लेंट आई है कि कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जिनकी एफिलिएशन कैंसिल हो चुकी है, फिर भी वो स्कूल चल रहे हैं। अच्छा, जयंत जी, अभी अनुभव जी ने एक बात कही कि महाराष्ट्र में, अगर महाराष्ट्र का शिक्षा मंत्रालय, जो भी जिला में जो जिला शिक्षा अधिकारी होता है, थोड़ा इन लोगों का मैं चाहता हूं कि एक आइडिया मिले पब्लिक को कि ये लोग क्या करते हैं, क्या इनके विभागों में अब उस तरह के लोगों की नियुक्ति नहीं हुई होती तो अलग बात है कि सारे स्टाफ होते तो निगरानी होती या नहीं होती, लेकिन फिर भी उस पक्ष को एक महत्व देते हैं, क्योंकि इससे रोजगार भी तो बढ़ेगा ना। अगर पता चल जाए 5000 लोगों की नौकरी, मैं ये भी तो जुगाड़ खोजता हूँ जी। नहीं, देखिए, इनके पास जो वर्क फोर्स है वो कम है, ऑफिसर्स नहीं है। आज एक डिप्यूटी डायरेक्टर है जो एक एजुकेशन इंस्पेक्टर है, उनको एडिशनल चार्ज देके डिप्यूटी डायरेक्टर 4 जिलों का बना के रखा है। आज 1.5 साल से वो एडिशनल चार्ज लेके बैठे हुए हैं, तो उनके पास एक डिप्यूटी डायरेक्टर भी अवेलेबल नहीं है। और ये सब पूरी मिलीभगत से काम चल रहा है। अभी अभी पता चला है कि मुंबई की एक स्कूल है जो पिछले 8 सालों से बिना एनओसी के चल रही है। क्या एजुकेशन इंस्पेक्टर वहां जाते नहीं है इंस्पेक्शन के लिए? 8 सालों में किसी ने इंक्वायरी नहीं की, उनके पास यूडाइस नंबर नहीं, कुछ भी नहीं है, और स्कूल चल रही है। इसका मतलब कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई अंधा कानून चल रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। फिर एजुकेशन इंस्पेक्टर क्या करते हैं, एजुकेशन ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? एक स्कूल है यहाँ पे, नर्सरी के बच्चे की 18 लाख रुपए फीस है। आप बिलीव करेंगे, साल की 18 लाख प्लस ट्रांसपोर्टेशन वगैरह 20 लाख रुपए फीस होती है। अब अगर ऐसी फीस, अगर बड़ी बड़ी स्कूलों को जब देखते हैं छोटी स्कूल वाले कि इतनी इनकी फीस है, तो फिर ये छोटी स्कूल वाले भी फीस बढ़ाते हैं, देखा देखी करते हैं। जब उनके ऊपर एक्शन नहीं हो रही है तो ये छोटी स्कूल के ऊपर भी क्यों एक्शन होगी? जो एक जमाने में ऐसी जिनकी फीस थी कि साल की जो 40,000 रुपए फीस थी, वो इंटरनेशनल स्कूल खोल के बैठे, 2-2 लाख रुपए फीस कर दी उन्होंने। तो एक्शन हुआ ही नहीं है कभी। अनुभव जी, इस बात में इसको थोड़ा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, इसका थोड़ा सामाजिक विश्लेषण करने का जी चाह रहा है कि अक्सर हम एक आर्थिक तबका है इस देश में जो अक्सर आता रहता है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है 1% के पास जो संपत्ति है वो देश के 50%, देश की आधी संपत्ति के जो है वो 1% लोगों के हाथ में ये। हाँ, तो ये हिंदू मुसलमान टॉपिक में ये सब बातें छुप जाती हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा हिंदू मुसलमान टॉपिक पे चर्चा करते रहें। ये भी बल्कि ना सुने कि अनुभा जी और जयंत जी क्या कह रहे हैं, घर में जाइए चाय पीजिए तो भी हिंदू मुसलमान करते रहिए, इससे बहुत फायदा होगा। अनुभा जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो मैं ईमेल पढ़ रहा था, तो बड़े स्कूलों की तो छवि होती है कि ठीक है, जो अच्छा कमाते हैं अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं, लेकिन सोनभद्र सिलीगुड़ी का स्कूल भी 3000 का जूते खरीदवा रहा है। मुंबई में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे जहां साधारण लोगों के बच्चे पढ़ते होंगे। पूरी मुंबई तो अरबपतियों की नहीं है ना, वहां पर साधारण लोग भी हैं। तो थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि इन माँ बाप पे क्या कोई तनाव पड़ रहा है? जैसे प्रदर्शन तो कर रहे हैं माँ बाप, तो उसमें 50, 100, 200 दिखते हैं, लेकिन सारे पेरेंट्स नहीं दिखते। तो क्या हम मान के चलें कि कुछ ही प्रतिशत के लोग हैं जो इस फीस बढ़ाने से आर्थिक दबाव महसूस करते हैं? नहीं रवीश जी, ऐसा नहीं है। जब शुरू में जब पेरेंट्स आते हैं तो हजारों की तादाद में आते हैं, 1000, 1500, 2000 पेरेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं। बट धीरे धीरे जब स्कूल उनको लेटर्स भेजने लगता है कि आपने अगर ये प्रोटेस्ट किया तो हम आपके बच्चे को जो है स्कूल से निकाल देंगे, उनसे अंडरटेकिंग साइन कराई जाती है कुछ स्कूल्स में कि आप किसी भी प्रोटेस्ट में पार्ट नहीं लेंगे, स्कूल के अगेंस्ट ना मीडिया में बोलेंगे ना कहीं किसी और से बात करेंगे, नहीं तो आपके बच्चों को जो है स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस डर की वजह से बहुत से पेरेंट्स पीछे हट जाते हैं। प्रोटेस्ट तो शुरू होता है हर स्कूल में,
हजारों लोग उसमें सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट करते हैं, जो मैं देख रही हूँ पिछले कुछ सालों से। थाउजेंड में भी लोग आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, सिग्नेचर कैंपेन करते हैं, बट स्कूल को पता चल जाता है और उनको अल्टीमेटम भेज दिया जाता है, लेटर्स भेज दिए जाते हैं कि आप ये प्रदर्शन करना बंद करें वरना आपके बच्चों को निकाल दिया जाएगा। एक हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। तो अनुभा जी की बात से क्या बात निकली कि आप स्कूल में बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाने जाते हैं तो आर्थिक क्षमता से ज़्यादा फीस देने के लिए मजबूर हैं, उस पर आपको साइन भी करना पड़ता है कि आप बोलेंगे नहीं स्कूल के खिलाफ, ठीक। आप सरकारी कर्मचारी हैं तो बोलेंगे नहीं। तो बताइए कि इस देश में बोल कौन सकता है? खाली नेता। सोचिए, नहीं सोचना चाहते तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान टॉपिक सोचिए। ब्रेक लेते हैं। अभी एक दर्शक ने हमें बताया कि यूपी के एक जिले में, मतलब जो जिस मात्रा में हिंदी बोलता है उसके हिसाब से फाइन लगती है, और भोजपुरी बोलने वालों को थोड़ा ज़्यादा, मतलब हम जैसे लोग वहाँ पढ़ रहे होते तो सारा मतलब कमाई फाइन में ही चला जाता कि कभी भोजपुरी निकलती, कभी हिंदी अंग्रेजी के नाम पे। पर जैन साहब, मुझे एक बात बताइए कि थोड़ा हम अभिभावकों की, बताइए सही बता रहे, अभी किसी ने भेजा, कल भी एक ईमेल आया था गुरुवार को कि हिंदी बोलेंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो फाइन देनी पड़ेगी, और भोजपुरी, वो पूर्वांचल पृष्ठभूमि के लड़के हैं, भोजपुरी निकल गई, हिंदी भी नहीं निकली तो और ज्यादा उनको फाइन देनी पड़ेगी। तो ये शोषण जो चल रहा है लोग अभी समझ नहीं रहे। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं जैन जी कि इतने प्रदर्शनों के बाद क्या अभिभावक ये समझ पा रहे हैं कि गलत हो रहा है, या वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये स्कूलों की मनमानी चल रही है और स्कूल तो किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट करना चाहती है, पैसे कैसे वसूलने वो देख रही है सभी स्कूल वाले। उनका एक बिजनेस बन गया है। अगर उनकी फाइनेंशियल ऑडिट की जाए तो पता चलेगा कि करोड़ों रुपए की प्रॉफिट हर साल करते हैं, और सरकार यही नहीं कर रही है कि उनकी फाइनेंशियल ऑडिट होनी चाहिए। तो सभी स्कूलों को मुझे लगता है कि 50% फीस कटानी पड़ेगी और रिफंड करना पड़ेगा। अब ये पेरेंट्स ऐसे है कि डरते हैं। देखिए, जब पेरेंट टीचर एसोसिएशन की मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में भी पेरेंट्स बातें नहीं करते हैं, बोलते नहीं है, स्कूल में उनको तकलीफें होती है, ग्रीवेंसेस है, लेकिन वो शेयर नहीं करते क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती है। और अभी इन्होंने ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया, कॉर्पोरेट सेक्टर जैसा बना दिया है स्कूल में कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। पेरेंट्स है तो उनको भी स्किल में बात करनी है। इंटरव्यू के समय ही उनसे पूछ लेते हैं कि आपको इंग्लिश आती है, नहीं है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास कौन सा घर है, कितने बेडरूम का है, कंप्यूटर है या नहीं, इंटरनेट है या नहीं है। तो ये सभी क्वेश्चन पहले ही पूछ लेते हैं। तो जिनको इंग्लिश आती है उनको ही वो एडमिशन देते हैं, और जब नहीं आती है तो जैसे मनमानी कर रहे हैं कि आप फाइन करो हर एक चीज पे। अनवर जी, ये जो सीबीएसई ने जो एडवाइजरी इशू की है कि एनसीईआरटी, 12 तारीख को एक एडवाइजरी है कि एनसीईआरटी या सीबीएसई के ही किताबें वहां पर पढ़ाई जाएं, अलग से किताबें ना थोपी जाएं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये तो सीबीएसई संस्था को तो पता होगा ही होगा, मतलब देश के तमाम इतने सारे स्कूलों में हो रहे हैं या राज्यों की इकाइयों की, और फिर ये सिर्फ 13 स्कूल या 14 स्कूल के खिलाफ या स्कूल को ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो इससे लेकर आप बहुत उत्साहित हैं। अखबारों में तो देखा कि काफी उत्साहजनक रिपोर्टिंग है इसकी कि बड़ा भारी कोई काम हो गया है। सर, उत्साहित तो पेरेंट्स हैं जिनको ज्यादा पता नहीं है कि किस तरह से यहाँ पे एडवाइजरी हर साल निकाल दी जाती हैं और उसके बाद वो डस्टबिन में चली जाती है, उनका कोई यूज नहीं होता है। एडवाइजरी निकाल के स्कूल को शो कॉज नोटिस भी भेजा जाता है, बट उसके बाद भी स्कूल जो हैं उन एडवाइजरीज को, नोटिफिकेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। जहाँ तक एनसीईआरटी की बुक्स का सवाल है, जब एनसीईआरटी की बुक्स का इन्होंने निकाला कि सभी स्कूल्स को अपनी लिस्ट देनी होगी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, उसके हिसाब से हम जो है आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे एनसीईआरटी की, बट किसी भी स्कूल ने वहाँ पे सीबीएसई में उनको इस तरह का अपने डिटेल्स नहीं भेजी, और पेरेंट्स को बोला गया कि आप प्राइवेट स्कूल की किताबें ही पढ़ाएंगे। हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई ऑल ओवर इंडिया से, इसलिए हमने दिल्ली में जाके 6 अप्रैल को प्रोटेस्ट किया सीबीएसई ऑफिस के बाहर, क्योंकि सीबीएसई को जब लेटर्स लिख रहे थे पेरेंट्स कि हम लोग को एनसीईआरटी की बुक्स ही चलानी है, हम लोग वही फॉलो करेंगे, बट स्कूल्स नहीं मान रहे थे और वहां से कोई एक्शन नहीं हो रहा था, तो पेरेंट्स को वहां मजबूरी में जाके प्रोटेस्ट करना पड़ा। और एनसीईआरटी के बहुत से पब्लिशर्स हैं जो बोल रहे हैं हमारे पास एनसीईआरटी की बुक्स का जो स्टॉक है ओवर स्टॉक है, हमारे पास बहुत सी बुक्स पड़ी हुई हैं, बट स्कूल वाले लेते ही नहीं है। पेरेंट्स को फोर्स किया जाता है कि आप प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स ही लगाइए। आज ही मुझे एक पेरेंट का, पुणे के एक स्कूल है, काफ़ी बड़ा स्कूल है, वहाँ के एक पेरेंट का मुझे मैसेज आया कि ये एडवाइजरी निकलने के बाद, नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी स्कूल आज जो है उनको नोटिस भेजा है कि एनसीईआरटी की बुक्स तो लगाना है हमको नेक्स्ट ईयर से,
बट फिर भी हम जो है दूसरा जो पब्लिशर हैं उसकी बुक्स हम चलाएंगे इस साल, सो दैट जो बच्चे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो ये जितने भी स्कूल्स हैं एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करने से पीछे हो रहे हैं, जबकि इनको मैंडेटरी है ये कि इनको ये फॉलो करना है बुक्स। बट वो उनको कोई भी रूल हो, रेगुलेशन हो, चाहे कोर्ट के ऑर्डर हो, सुप्रीम कोर्ट तक के ऑर्डर को ये लोग फॉलो नहीं करते। समस्या ये हो जाती है कि जैन जी जो अच्छे स्कूल हैं उनको बुलाऊं तो आ जाएंगे, क्योंकि वो तो गलत करते नहीं हैं अच्छे स्कूल हैं, मैं बता भी सकता हूं। पर ये जहां डायरी 350 की डिक्शनरी फोर्स की जा रही है, हैंड सैनिटाइजर लेने के लिए हिंदी पे फाइन है, ये तो इतने दूर दराज में है कि वो आएंगे नहीं, और वो आएंगे तो उनके सामने माँ बाप तो बैठेंगे नहीं, बैठेंगे तो कहेंगे अच्छा जी आप एनडीटीवी में शिकायत कर रहे तो चलिए आपको निकालते हैं। तो दर्शकों को ये पता भी होना चाहिए कि क्यों हम माता पिता को ये आवाज़ दे रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि स्कूल की दीवारों के भीतर हो क्या रहा है। पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, आज ही एक ने लिखा है कि ये कार्यक्रम देखने के बाद हमने स्कूल में पहली बार पता किया, हालांकि मैं उतना ज़्यादा अलर्ट नहीं हुआ था कि ज़्यादा फीस दे रहा हूं, लेकिन फिर भी पता किया कि क्यों इतनी फीस बढ़ाई गई है। पर क्या अगर आप लोग स्कूल के पेरेंट्स ना होते तो आपके लिए आसान होता इस तरह के आंदोलन कर पाना? नहीं, देखिए जहां तक मैं तो कोई स्कूल का पेरेंट नहीं हूं अभी, लेकिन पिछले 23 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। हमारी वजह से आज जो फी रेगुलेशन एक्ट भी बना है महाराष्ट्र का, हम 8 दिन की हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप जब तक हंगर स्ट्राइक नहीं करते, आंदोलन नहीं करते, आपका काम होता नहीं है। और एरोगेंसी इतनी है गवर्नमेंट की कि आज देखिए, आज हमने इतना आंदोलन किया वहां पे आजाद मैदान में, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को इतनी कटसी नहीं कि आके मिले कि आपके क्या प्रॉब्लम्स है। जबकि आजाद मैदान में अगर कोई आंदोलन होता है तो उनकी ड्यूटी है कि वो आके पूछे और गवर्नमेंट ऑफिसर से हमको मिला है कि आपके क्या इश्यूज है और हम वो कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन इतनी एरोगेंसी है कि कोई वो बात हमारी सुनते नहीं यहाँ पे। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुभा जी आपका, काफी कुछ जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। जैन साहब आपका भी, जो मैं ईमेल पढ़ रहा था कई घंटे लगाया, तो उसका अनुभव आपसे बांटना चाहता हूं। एक मैं देख रहा हूं कि आप माता पिता में से ज्यादातर को एक्सप्रेशन में बड़ी कमी है आपकी। हाँ, आप 1-2 लाइन लिख देते हैं जनरल बातें, स्कूलों में बड़ी लूट हो रही है जी, जबकि मैं schoolfee@ndtv.com में डिटेल मांग रहा हूं कि क्या लूट हो रही है, किस तरह की लूट हो रही है। इससे पता चल रहा है कि हमारी अभिव्यक्तियां, एक्सप्रेशन, हाँ थोड़ा मास्टर टाइप बात लग रही होगी, लेकिन सुनिए ना, कमजोर हो गई हैं। इसीलिए जो सारा समाज है वो हाँ या ना में बात कर रहा है, क्योंकि हजारों ईमेल पढ़ने के बाद आप पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी पीड़ा को सही तरीके से, सही सूचनाओं के साथ व्यक्त नहीं कर पा रहे। तो मुझे भी काफी कुछ उसमें छटाई करनी पड़ी कि कितना तक इसमें मैं मान सकता हूं और कितना आगे रख सकता हूं। तो थोड़ा अपने में सुधार कीजिए। और शादी हो गई है, बच्चे हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किताब नहीं पढ़ेंगे, पढ़ते रहिए, ताकि लिखना हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपकी अभिव्यक्ति ठीक हो जाए। ब्रेक के बाद हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक सबके लिए आवास। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू का दावा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीते 22 महीनों में गरीब परिवारों के लिए 17,73,000 किफायती मकान बनाने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि यूपीए सरकार के 10 साल में सिर्फ 13,82,000 किफायती मकानों को ही मंजूरी मिल पाई थी। वेंकैया नायडू के मुताबिक इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ के निवेश की मंजूरी मिली है, जो यूपीए के दौर से 3 गुना ज्यादा है। अब सवाल यह है कि यह योजना जमीन पर कैसे काम कर रही है। हमारे संवाददाता जफर मुल्तानी ने मध्य प्रदेश के आगर मालवा में जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि यहां सैकड़ों गरीब परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ इस वजह से इस योजना से बाहर हो गए क्योंकि या तो घर का मुखिया अविवाहित था या फिर परिवार के पास एक मोटरसाइकिल या फ्रिज या लैंडलाइन फोन निकल गया। खास बात यह है कि यह आदेश 21 मार्च को ग्रामीण विकास के मुख्य सचिव ने व्हाट्सएप पे जारी किया और अभी तक सरकारी कागजों में यह आदेश लिखित नहीं है, ऐसा सूत्रों का कहना है। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। उन्होंने पंचायत के ऊपर प्रेशर बनाया, 3 दिन का ऑर्डर दिया कि 3 दिन में मकान तोड़ो। नाम आवा थी सरपंच ने की कि तुम्हारा मकान बनाओ, तो हमने मकान तोड़ दिया। ऐसे मजाक करी हमारे साथ में सरकार। अगर एक 10-20 हजार की मोटरसाइकिल अगर कर ली तो वो उसको मकान नहीं चाहिए।
50 साल पार कर चुके देवीलाल दोनों पैरों से मजबूर हैं। अविवाहित हैं और गांव में अपनी बूढ़ी मां के साथ रहते हैं। उनके साथ पहला मजाक कुदरत ने किया और दूसरा सरकारी सिस्टम ने। साल 2015 में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना उनके लिए एक उम्मीद लेकर आई कि अब उन्हें कच्चे मकान में नहीं रहना पड़ेगा। योजना के मुताबिक पक्के मकान के लिए 1,50,000 रुपए 5 किश्तों में मिलने थे। पहली किश्त कच्चे मकान को तोड़ने के बाद और दूसरी किश्त दीवारें बनने के बाद। नियमानुसार देवीलाल ने अपना घर तोड़ा और दीवार डाल ली। 2 किश्तों में 80,000 रुपए आ गए। छत डालने की तैयारी ही कर रहे थे कि सरकार के एक फरमान ने देवीलाल को तोड़ कर रख दिया। छत तो डलवाना पड़ेगा, सरकार ने डलवाना पड़ेगा। मेरा घर तो डलवाए, रहने का मकान भी नहीं था। कमाए कौन थे, कौन लड़की दे शादी करे तो था, वही तोड़ दिया। अब ये हालत कर रहे थे। मार्च 2017 के आखिरी हफ्ते में मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत ग्रामीण विकास के मुख्य सचिव ने व्हाट्सएप पर एक आदेश जारी किया। इसके तहत 15 शर्तें रखी गईं और अगर कोई उन्हें पूरा न करे तो उसे योजना से निकालने और खाते में जा चुकी राशि वसूलने के आदेश हुए। इन शर्तों में उन सभी को अयोग्य माना गया जिनके पास इनमें से कोई भी एक चीज है। मोटरसाइकिल या नाव, फ्रिज, लैंडलाइन फोन, खेती के लिए 3 पहिया या 4 पहिया उपकरण, पक्का मकान, परिवार का सदस्य सरकारी सेवा में, खेती के अलावा कोई काम या दुकान का लाइसेंस, आयकर दाता, व्यवसाय करदाता, 5 एकड़ या उससे ज्यादा जमीन, 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित जमीन और एक सिंचाई उपकरण, कोई सदस्य जिसकी आय 10,000 रुपए महीने से ज्यादा हो या फिर 50,000 रुपए से अधिक वाला क्रेडिट कार्ड। यानी इनमें से एक भी चीज जिसके पास है उसे स्कीम से निकाल दिया गया। व्हाट्सएप पर आए इस आदेश ने राज्य के हजारों परिवारों के सिर से छत छीन ली। डेप्रीवेशन के आधार पर जिन लोगों को पात्र माना गया था उन्हीं लोगों के नाम उस सूची में दर्ज है। वो 2011 के बाद में अगर उसमें कोई परिवर्तन हुआ हो, किसी ने नया मकान पक्का बना लिया हो, किसी ने ट्रैक्टर खरीद लिया हो या किसी की जमीन का रकबा ज़्यादा हो तो उनकी जांच करवाई गई। वो जांच में जो अपात्र पाए गए उनको SC/CC का जो सूची थी उससे उनको अपात्र कर दिया गया। 70 साल की सूरजबाई अपने पति के साथ यहीं एक कच्चे मकान में रहती थीं। पक्के मकान की आस में कच्चा मकान तोड़ दिया और अब खुले आसमान के नीचे पेड़ का ही सहारा है। उन्होंने बस इतना किया कि बैंक से 50,000 का कर्ज ले लिया। नतीजा प्रधानमंत्री आवास योजना से बाहर हो गईं। कुछ ही दूरी पर 70 साल के गोकुल सिंह अपना उजड़ा घर समेटने में लगे हैं। किसी वजह से शादी नहीं हो पाई, पक्के मकान की आस में घर तोड़ लिया। बाद में आए आदेश के मुताबिक अविवाहित को मकान की जरूरत नहीं। अब मकान भी तोड़ दियो, ऐसा ही रही अब बैठा आसाद कहाँ रहागा, बरसात में कहाँ रहागा। 2011 के आर्थिक सर्वे में मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में 28,582 परिवार दर्ज किए गए। 2016 में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के तहत ग्राम सभाओं में 20,523 परिवारों को इस योजना के तहत योग्य माना गया। इनमें से 2,213 परिवारों को मकान बनाने के लिए पैसे रिलीज करने का काम शुरू हो चुका है। ग्राम पाचौरा में भी 45 लोगों ने मकानों का काम शुरू किया, लेकिन इनमें से 15 परिवार अब योजना से बाहर हो गए हैं। उन्हें दी गई राशि अब उनसे वसूली जाएगी। हमारे परेशानी आ रही और हमारे ऊपर पड़ते हैं कि सरपंच किस्त नहीं निकाल रहा हमारी। वो सरपंच ने पैसे रोक दिया। अब सरपंच कहाँ से रोक दिया, वो आगे से पैसे रख गया। अब वो नवी तो सूची निकालते, नवी बात करते, नवी सूची निकालते, तो अब हम क्या करें। एक ही सरकार, एक ही अधिकारी, एक बार उन्होंने सूची जारी करवाई कि मकान बनाओ और उसी सूची को उन्होंने कह रहा कि वापस करो। 13 बिंदु बीच में कहाँ से आ गए। अगर दूसरा आदमी करता या विपक्ष वाले करते या और करते वो बात की बात, ये कैसा न्याय है। सबका मकान बने। मैदानी स्तर पर ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, सहायक सचिव और रोजगार सहायक सर्वे कर अपनी रिपोर्ट देते हैं। अब ये लोग उनके निशाने पर हैं जिन्हें योजना से बाहर कर दिया गया। ऐसी स्थिति मतलब हमारे सामने आ रही है, हम लोगों से कैसे वसूल। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी किस्त डलाओ। अब सरकार के जो नियम आए, अगर उसमें अपात्रता की श्रेणी में आता है आदमी, तो उससे कि उसकी वसूली जाएगी जो राशि है।
अब ऐसी मतलब परेशानी आ रही है। कच्चा मकान जो हमारे रहने को था तो वो उसमें तो रहते नहीं हम, ऐसे धूप में कहीं जाना नहीं पड़ता, नहीं तोड़वा दिया, कच्चे तोड़ो नहीं है कि हम पक्का बना देंगे। अब कहाँ जा, अब तुमने तो हाथ ऊंचा कर दिए कह नहीं दे हम तो, तब हम कहाँ जा, गरीब इंसान कहाँ जाएंगे हम। ये मामला साफ बता रहा है कि किस तरह जमीनी हालात को समझे बगैर सचिवालय से आदेश तो हो जाते हैं, लेकिन ना तो उसके असर का अध्ययन होता है और ना ही उन्हें सुधारने की कोई कोशिश होती है। आगर मालवा से जफर मुल्तानी के साथ रिजवान खान की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।